बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टारगेट कंपनी KPK के जोनल मैनेजर हैदर महमूद शाह ने किसानों को ब्रीफिंग दी है और इस ब्रीफिंग का जो एहतमाम है वो रज़ा मोहम्मद ने किया था। ये बरियार मोड़ से थोड़ा आगे उनके घर हैं, वहाँ उन्होंने अपने डेरे पर इसका एहतमाम किया है। तकरीब का आगाज़ तलावत कलाम पाक से हुआ है। तो जो उन्होंने किसानों को मशवरे दिए हैं वो अपने नाज़रीन की आगे के लिए यहाँ मैं सुना रहा हूँ। إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जमीन की तैयारी एक ऐसा मरहला है जो अगर हमने इसको ठीक तरीके से किया और हमारी जमीन जो है हमारे फसल के लिए बेहतरीन तैयार हो गई तो ही हमारी जो फसल है वो अच्छी से अच्छी आ सकती। किसी ऐसे भाई ने किया है, जमीन का तज्जिया करते हैं यहाँ पर जमींदार भाई, साइल टेस्ट जिसको कहते हैं जमीन का तज्जिया, यही चीज है जो आपको साइल टेस्ट जिसको कहते हैं जमीन का तज्जिया वो आपको दे देता है। साइल टेस्ट सब जमींदार भाइयों के लिए जरूरी है। बहुत ही इसका आसान तरीका है, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है और खर्चा इसका सिर्फ और सिर्फ 200-250 रुपए इसकी फीस है। वो आपके इधर जो अटक में एग्रीकल्चर वाले दफ्तर है उसमें ही हो सकता है। तरीका कार उसका मैं आपको बता देता हूँ कि जो ऊपर वाला है तकरीबन 4-5 इंच 6 इंच के जो मिट्टी है वो आपने हटा देनी है, क्योंकि जो खेत की मिट्टी है वो उधर से आपने लेनी है जहां पर उसकी जड़ें मौजूद हो। जड़ की जगह से ही आपने मिट्टी लेनी है। ज्यादा से ज्यादा हर मतलब 4 कोनों से लेके और दरमियान से 4-5 सैंपल लेने हैं, तकरीबन कोई पाव आधा किलो के सैंपल। ये जाके आपने लेबॉर्ट्री में देने हैं। उन्होंने साइल टेस्ट करके आपको बता देना है कि आपकी जमीन में आया फास्फोरस की कमी है या नहीं है। अगर मिसाल के तौर पर वो बता दें कि आपकी जमीन में 50 या 60% फास्फोरस मौजूद है, तो जो DAP हम इस्तेमाल करते हैं DAP, उसमें कितने % फास्फोरस है? उसमें 46% फास्फोरस होता है। तो अगर आपकी जमीन में ऑलरेडी 70% मौजूद है तो आपको 46% फास्फोरस इस्तेमाल करने की क्या जरूरत है? तो जमीन की तैयारी सबसे पहला पॉइंट है। जमीन की तैयारी जो कि अगर हमारी बेहतरीन होगी, अगर हमारी तरीक़ाकार के मुताबिक होगी तो ही हम बेहतरीन पैदावार ले सकते हैं। 6 ऐसी बुनियादी बातें हैं जिन पे हम अमल करके बेहतरीन पैदावार ले सकते हैं। एक सबसे पहले मैंने आपको बताया जमीन की तैयारी का। दूसरा उसमें है बेहतरीन बीज का और सेहतमंद बीज का इंतखाब। जो आपके पास गंदम मौजूद है जिसको आपने शायद स्टोर किया है, अच्छे तरीके से स्टोर किया है, लेकिन जो बीज होता है ना वो हमेशा जब सेहतमंद हो वो आपको बेहतरीन पैदावार दे सकता है। अभी आपके अपने जो घर का बीज है उसमें कभी आपने कोई ग्रेडिंग उसकी यानी कि ग्रेडिंग नहीं की होगी कि मोटा दाना है, छोटा दाना है या सेहतमंद दाना है, कोई आपने उसकी नहीं की होगी। जो बीज का दाना होता है वो हमेशा हर किस्म की बीमारियों से पाक, उसको बाकायदा जहर, और वो सेहतमंद होता है। फार्म है, रिसर्च फार्म है, वो हर साल नई नई वेराइटीज क्यों बनाते हैं? इसीलिए बनाते हैं कि उनको पता है कि जो घर के बीज से हमने पैदावार लेनी है वो हर साल कम होती जाती है, और जो बीज के लिए तुखम के लिए सिर्फ और सिर्फ बीज के लिए जो हम गंदम बना लेते हैं, जो सीड बना लेते हैं, वही पैदावार हमें बेहतरीन पैदावार दे सकता है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि कभी भी जो घर के गंदम आपके पास खुराक के लिए आपने रखी है उसको नहीं काश्त करना चाहिए। कोशिश ये करनी चाहिए कि जो भी गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड और सर्टिफाइड वेराइटी हो। इसके ऊपर QR कोड लिखा होता है। QR कोड है, ये ऐसे कोई नहीं बना सकता, ये बाकायदा फेडरल सीड सर्टिफिकेशन डिपार्टमेंट से रजिस्टर्ड होके आता है। वही इनको सर्टिफिकेट इशू करते हैं, फिर हमें देते हैं और फिर हम जाके इसको बैग में बंद करके आप लोगों तक पहुंचाते हैं। तो जो दूसरा पॉइंट है वो है सेहतमंद बीज का इंतखाब। 100% अगर आपने सेहतमंद बीज का इंतखाब किया तो आप अपने जो टारगेटेड पैदावार है उसको ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। और उसी से मुतालिक है कि मुतवाजिन खादों का इस्तेमाल। मुतवाजिन खाद तभी हमें पता चलेगी जब हमारे पास साइल टेस्ट होगा, तब हमें पता चलेगा ना कि हमने कौन सी खाद किस रेशो से डालनी है। जब हमारे पास साइल टेस्ट ही नहीं होगा तो हमारे मुतवाजिन खादों का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं? जो चौथा पॉइंट है उसमें है जड़ी बूटियों का
की तलफी। ये जो जड़ी बूटियां हैं, इसका बीज हम में से कोई ऐसा जमींदार भाई है जो खेत में मतलब है कि चट्टा देता है और उगा लेता है? जड़ी बूटियां कोई उगाता है या नहीं? कोई नहीं उगाता, खुद ही उगाती है। कैसे उगाती है? अच्छा, हमारे बहुत सारे जमींदार भाई जो है वो ये जो अपना जिसको हम डेरान कहते हैं उसका भी इस्तेमाल करते हैं, जो मैन्योर खाद है, ठीक है, जो भूसा वगैरह हो गया और जो फार्म वगैरह की उसकी हो गई, ठीक है। ये जो खाद है जो जो जिसको हम कुदरती खाद भी कहते हैं, गोबर खाद जिसको कहते हैं, ये खाद आप में से हर एक भाई जमींदार भाई इस्तेमाल भी करता होगा। तो आप लोग इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं? ये जो हम ऑटोमेटिकली हमारे जो गोबर है या जो फार्म का जो जितना भी है वो जाके हम एक जगह पे जमा करते हैं, फिर जाके उसको ट्रैक्टर की ट्राली में उठा के खेत में डाल देते हैं, ऐसा ही है ना? अच्छा, इसका ये तरीका कार ही नहीं है। ये जो गोबर खाद है ना, ये इसको हम कहते हैं अपनी जुबान में ये कच्ची खाद है, मतलब है कि इसको पकाया नहीं गया है। इसके पकाने का एक मखसूस तरीका कार है। तरीका कार ये है कि अपने खेत में कम से कम 8-9 फुट उसके लिए एक गड़ा खोदे, फिर अपने फार्म का उसमें सारा गोबर लाके और वो जो जितनी भी आपके भूसा वगैरह है वो सारा लाके उसमें कम से कम 6 महीनों के लिए मुकम्मल भर के उसको ढांप लें। आधा पैक जो है, आधा बोरी वो यूरिया भी उसके साथ डालें। 6 महीनों बाद ही आपने उसको देना है। हम उधर फार्म से निकालते हैं गोबर, जाके उधर दूसरे दिन ट्रैक्टर में की ट्राली में डाल के उधर ले जाते हैं। ये इसको कहते हैं, मैंने जिस तरह आपको बताया कि ये खाद वो खाद है जो कि हमारी जमीन की पीएच, जो कि हमारी जमीन की जो इसका बुखार है जिसको कहते हैं जमीन का बुखार, उसको बढ़ा देती है। और सबसे पहले ये हमारे जमीन के जब पीएच बढ़ाती है, तो उसके साथ दूसरा उसका नुकसान ये है कि चूंकि ऑलरेडी इसमें जितनी भी हमारे ये जो जड़ी बूटियां हैं, इसका जो बीज है वो इसी खाद में मौजूद होता है, इसी के जरिए हमारे खेतों में आता है और फिर वो हमारे खेतों से कभी भी खत्म नहीं होता। तो जो तरीका कार इसका यह है कि कम से कम आपने इसको ऐसे कच्चा नहीं डालना। हम डालते रहते हैं, मैंने जितनी भी जमींदार भाइयों से इसके हवाले से बात की है, सब ने यही कहा कि इसका तो हमें किसी ने बताया ही नहीं था। इस खाद से ना अपने आप को कोशिश करनी है कि पहले इसको सही तरह पका ले, उसके बाद ही अपने खेत में डालें। कम से कम इसके लिए 6 महीने का एक प्रोसेस होता है, 4 से लेकर 6 महीने का, और हम वो करते नहीं है और सीधा डाल लेते हैं। फिर कहते हैं कि यार हमने तो अपनी जमीन में खाद भी दी है, उसमें गोबर खाद भी दी है, इतना सारा कुछ दिया है, उसके बावजूद भी उसने कोई पैदावार नहीं की। तो प्यारे भाइयों बुजुर्गों, कोशिश ये करनी है कि खाद को बाकायदा खाद बना के फिर जमीन को दे, ताकि वो उसके लिए फायदेमंद साबित हो, ना कि वो ही खाद जो आप इस वक्त कच्ची खाद डाल रहे हैं वो आपकी जमीन के लिए ऑटोमेटिकली नुकसान का बायस बनती है। आप जितनी भी खादें उसको देते हैं, अगर उसका पीएच ज्यादा है, अगर उसका जो पीएच है वो होता है हमेशा 7.5 से लेकर 8.0 तक उसकी पैमाइश है। अगर ये 8.1, 2 और 5 चली गई, 9 तक चली गई, तो भी ये जमीन के लिए ज्यादा है और जमीन का जो हाजमा है वो कोई खुराक नहीं करेगा और जमीन का बुखार ही रहेगा। और अगर ये 7.5 से नीचे है तो भी इसने कोई खुराक हजम नहीं करनी, पौधों को कोई खुराक नहीं देनी, जिसकी वजह से आपके अखराजात बढ़ेंगे, आप खर्च सबसे ज्यादा करेंगे लेकिन आपको पैदावार उसके मुताबिक नहीं मिलेगी। तो जो उसका तरीका कार है मुतवाजिन खादों का इस्तेमाल, जिस तरह मैंने आपको कहा, तीसरा पॉइंट, और जड़ी बूटियों का फिर उसके बाद है तरीका खतल्फी के जड़ी बूटियों का खात्मा। इसके साथ ही साथ आप ये समझे कि ये जो जड़ी बूटियां है ये हम क्यों खत्म करते हैं। अगर आपके खेत में जड़ी बूटियां रहेगी तो वो जड़ी बूटियां भी उसी के साथ शराकतदार होगी और वही खुराक जो है वो गंदम के पौधे को इतनी नहीं मिलेगी जितनी जड़ी बूटियों को मिलेगी, क्योंकि गंदम का पौधा उस वक्त होता है कमजोर, उस वक्त उसकी जो खुराक लेने की ताकत होती है वो बहुत कम होती है और जड़ी बूटियां उसके इर्द गिर्द बहुत ज्यादा होती है। गंदम का पौधा एक होता है और जड़ी बूटियां बहुत सारी होती है, इसीलिए वो ऑटोमेटिकली उसके खुराक में शराकतदार बन जाती है। और ये हमारे जमींदार भाई का ही नुकसान है कि अगर उसने दी जो खुराक है वो दी है गंदम के फसल के लिए और उसकी जो जड़ी बूटियां हैं वो उसमें शराकतदार बन के उसके खुराक को, गंदम के फसल की खुराक को आधा कर लेती है। हम फिर कहते हैं यार हमने तो बहुत सारा खाद दिया था फिर भी पैदावार ये हो गई। कि जड़ी बूटियां खत्म करने का भी एक टाइम होता है।
अगर आपने उसको इतना ही बढ़ा दिया कि वो 5-6, हम कहते हैं बोतल पे बाकायदा लिखा होता है कि इसको आपने 3 से 4 पत्तों की हालत में खत्म करना है, आप उसको बढ़ा देते हैं 8 से 9 पत्तों की हालत में चली जाती है, 4 से 5, 6, 7 पत्तों की हालत में चली जाती है। उसके ऊपर जब आप दवाई स्प्रे करते हैं तो उसका रिजल्ट भी कम होता है, क्योंकि ऑटोमेटिकली गंदम भी उसके साथ बड़ी होती है तो वो उसको छुपा लेती है, कहीं पर रह जाती है। फिर हर एक जमींदार भाई का ये इशू होता है, वो जमींदार वो डीलर के पास जाता है, आपने मुझे दवाई दी थी वो ठीक नहीं, क्योंकि उसने काम नहीं किया। काम वो करेगी कैसे जब उसके ऊपर लिखा है कि आपने 400 ml एक जरीब में इस्तेमाल करना है, लेकिन जड़ी बूटियां 2 से 3 पत्तों की हालत में हो तब, और आप उसको छोड़ देते हैं 8-10 पत्तों की हालत में। फिर आप उसको जब स्प्रे करते हैं तो फिर तो आपको दवाई भी ज्यादा इस्तेमाल करनी पड़ेगी। अगर आप उस वक्त दवाई इस्तेमाल ज्यादा करेंगे वो आपकी गंदम को स्ट्रेस करेगा, जब गंदम स्ट्रेस करेगा तो उस वक्त उसने झाड़ बनाने का अमल उसका शुरू हो चुका होता है। जिस वक्त वो झाड़ बनाने के अमल पे आ जाए गंदम की फसल, और आपने अगर उसको स्ट्रेस दे दिया, ज्यादा जरी अद्वियात या जहर है वो इस्तेमाल करके, जड़ी बूटी मार जहर, तो कैसे हो सकता है कि वो उसके झाड़ बनाने का जो अमल है वो तेज हो जाएगा, वो स्लो हो जाएगा। और वो अगर उसने उससे मूंजर से अगर उसने मतलब है कि मिसाल के तौर पर 10-12 सिट्टे बनाने हैं ना, तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा 2 से 3 सिट्टे बनाने पर, 2 से 3 झाड़ जो है उसके बनेंगे, क्योंकि ये उसके जब आपने उसको स्ट्रेस कर दिया, उसकी जो पैदावारी सलाहियत है वो मिनिमम हो जाती है, वो कम से कम हो जाती है। तो हमारे जमींदार भाइयों को इन चीजों की आगाही नहीं है बेसिकली। वो कहता है यार किसी भी तरह हो मेरे खेत में जो जड़ी बूटियां हैं वो खत्म हो जाए। वो ये इस चीज को नहीं देखता कि यार अगर ये पहले 400 ml से खत्म हो रही है तो मेरी ही वजह से मैंने इसको बड़ा किया है, और जब मैं इसको ज्यादा दवाई इस्तेमाल करूंगा इसके ऊपर तो इसका जो नतीजा है, एक जड़ी बूटियां तो खत्म हो जाएगी, लेकिन साथ ही साथ आपकी गंदम की पैदावार है उसको भी मुतासिर करेगी। तो इसीलिए प्यारे भाइयों, मोहतरम बुजुर्गों, हमेशा तरीका कार ये होना चाहिए आपका कि जैसे ही आपके खेत में जड़ी बूटियां 2 से 3 पत्तों की हालत में उग आए तो आपने उसके ऊपर 100% स्प्रे करना है, ताकि जितनी भी वो खुराक है वो उधर से बंद हो के जड़ी बूटियों की खुराक बंद हो और आपकी गंदम की फसल को पूरी की पूरी खुराक मिले। मैं आपसे ये जरूर कहूंगा कि हमारी कंपनी टारगेट अली अकबर, टारगेट जरी मरकज के नाम से पूरे पाकिस्तान में वर्किंग करती है जमींदार भाइयों के लिए। हमारी जो दवाइयां हैं, जितनी भी दवाइयां हैं, वो 100% हमारी अपनी वहां पर लेबॉर्ट्री है, उसमें उनको रिसर्च किया जाता है। फिर उस रिसर्च के बाद उसको 3 साल के लिए मुख्तलिफ जगहों में ट्रायल किया जाता है। उसके बाद ही फिर हम चौथे साल अपने जमींदार भाइयों को देते हैं कि आ जाएं और इसका इस्तेमाल करें। आप सबको वो दवाई इस्तेमाल करनी चाहिए, वो दवाइयां, वो अद्वियात, जरी अद्वियात इस्तेमाल करनी चाहिए जिसका आपकी फसल पे 1% भी नेगेटिव इम्पैक्ट, जिसको कहते हैं कि जो आपकी फसल को नुकसान पहुंचाए, वो उसमें नहीं हो। बहुत सारे पिछले सालों से मैं खुद नोट कर रहा हूँ, मुख्तलिफ कंपनियों ने दवाइयां बनाई है जो कि एक ही तरह के वो सारे गंद को भी खत्म करती है, लेकिन साथ ही साथ आप देख लें कि वो आपकी गंदम को कितना पीला करती है। साथ ही साथ आपने ये देखा होगा कि वो आपके गंदम को किस हद तक दबाव ले आती है उसके ऊपर, और यही चीजें जो है वो आपके कम से कम पैदावार का बाइस बन रही। आप जमींदार हैं, आप सबको पहचान होनी चाहिए कि भाईजान मेरी जो फसल है उस पे कौन सी बीमारी इस वक्त आ रही है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी लेबॉर्ट्री में इस चीज को मुख्तलिफ फसलों पे रिसर्च करके साबित किया है कि जब भी बीमारी असर दिखाती है ना अपने फसल पे, आपके फसल पे, और जब आपको नजर आने लगती है तो उस वक्त तक उसने अपना 40% जो नुकसान है आपकी फसल का वो कर चुकी होती है। जब आप स्प्रे करते हैं ना तो आप ये समझें कि आप अपने 60% की पैदावार को बचा रहे हैं। तो प्यारे भाइयों, बेहतरीन तरीका कार ये है कि आप हमेशा एहतियाती स्प्रे करें। एहतियाती स्प्रे हर जमींदार के लिए जरूरी है, हर एक जमींदार भाई के लिए। अगर आप एहतियाती स्प्रे करेंगे तो आप अपनी फसल को 100% महफूज रख सकते हैं। जो हमारा आखिरी पॉइंट है 6 अवामिल में से, वो है कीड़े मकोड़ों का खात्मा। जब भी आप गंदम लगाए ना तो गंदम के खेत के चारों तरफ जो है वो सरसों लगाया करें। सरसों क्यों लगाया करें? इसलिए लगाया करें कि जो काला तेला होता है स्पेसिफिकली, वो जब आपकी गंदम जब सिट्टा बन जाता है उस पर ऊपर आता है ऑटोमेटिकली,
तो अगर आपकी गंदम के साइडों पे सरसों लगी होती है ना, तो उसका जो जर्द फूल है ना, वो उसको अपनी तरफ खींचता है और काले तेले के नुकसान से आपकी फसल को बचाता है। ये इसका नेचुरल ट्रैप है। बहुत कम मिकदार में लगता है, खेत के चारों तरफ आपने लगा लिया, बस वही उसकी जो पटली है उसके ऊपर आपने लगाना है, तो आपकी फसल जो है वो मैक्सिमम इसके जो इसके अपना हमले से है वो बच सकती है। आपकी पैदावार ऑलरेडी आ रही है फी एकड़ 40 मन, मैं कह लेता हूँ, जिस तरह बताया है लाला ने कि ये आ जाती है तकरीबन कोई 56 मन इनकी आ रही है। हम इसको जो है ना एवरेज ले लेते हैं 40 मन। इसमें आप ये मुझे बता दें कि आपके बीज का मिसाल के तौर पर खर्चा हो गया, जो बीज हम लेते हैं उसका खर्चा हो गया तकरीबन आप ये कह लें 10,000 रुपए 1 एकड़ का। ठीक है, 10,000 होता नहीं है वैसे, मैंने उसको टोटली कह दिया है। दवाई का खर्चा वो मिसाल के तौर पर हो गया 2500। फिर आपने जो हल चलाया है वो सारा कुछ किया है, उसका तकरीबन खर्चा कितना आता है, 15,000 आप कर ले। ये टोटल मिला के भी ना तो बन जाते हैं तकरीबन कोई 30 से 35,000 रुपए। अभी आपने पैदावार लेनी है 40 मन और आपका खर्चा है 35,000 रुपए। अच्छा चले हम इसको कहते हैं 4500 ज़रबे 40, 1,80,000। आपने अगर अपने लिए पैदावार रखी है ना, तो ही आप अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं कि भाई मैंने अगर तो मिसाल के तौर पर आपको पता हो कि यार मैंने इससे 30 से 40 45 50 मन लिए हैं, तब आपको पता चल सकता है कि ये जो अखराजात है ये आपके इतने हो गए हैं, इतनी आपके पैसे आ गए हैं, इतनी आपको बचत हो गई। अगर आपके पास ये डाटा है ही नहीं तो आप कैसे कह सकते हैं कि मैं बेहतरीन पैदावार ले सकता हूं? इन्हीं की बुनियाद पर ये मैंने आपको एक स्केच दिया है। अगर आपने टारगेट रखा तो आप अपने जमींदार अपने जो पैदावार है उसको ले सकते हैं। आपका टारगेट नहीं है तो फिर आपको पता भी नहीं है कि आपके खर्चे कितने हो गए। और ये जो रेट मैंने आपने बताया ना, ये बहुत मिनिमम रेट है, तो फिर भी हमने मिनिमम पे भी करके ना, तो हम अपनी पैदावार जो है अपनी फी एकड़ पैदावार से हमारा जो मुनाफा है या हमारा जो इनकम है वो हम 1,80,000 रुपए फी एकड़ ले सकते हैं। अगर हम 35,000 रुपए इस कैलकुलेशन पे खर्च करके, चूंकि हमारे जो जितनी भी ये खेत है वो बहुत ज्यादा इसको हम कह सकते हैं फास्फेटिक हो चुके हैं। फास्फेटिक कैसे हो चुके हैं? इसी डीएपी के इस्तेमाल की वजह से। हर जमींदार भाई ने महसूस किया होगा जब 3 से 4 साल बाद वो उसको डीप हल चला के, गहरा हल चला के उसका जो वो नीचे मतलब है कि बड़े बड़े गट्टे होते हैं उसको वो ऊपर कर लेते हैं। ऐसा ही होता है ना, ये जो जमीन में ये जो सख्त हिस्सा इसका जो बन जाता है वो क्या चीज है, वो क्यों बनता है? ये आपकी यही फास्फोरस है जो आप 13-14 हजार रुपए में लेते हैं। हम तो देते हैं उसको फी एकड़ के हिसाब से 50 केजी की बोरी डीएपी की, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि हमारी फसल ने कितने दिनों तक इस फास्फोरस का इस्तेमाल करना है। कैपेसिटी जो है ना, ये हर फसल की अल्लाह ताला ने ही बनाई है, ये कुदरत का कानून है। हर फसल के लिए ना फास्फोरस 45 दिन तक ही इस्तेमाल होती है। 45 दिन के बाद कोई फसल मां सिवाय मकई के, एक वाहिद मकई ऐसी फसल है जिसमें अल्लाह ताला ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि जब तक ये पकने से लेकर बर्दाश्त तक ना हो तब तक जितनी भी खुराक इसके लिए जमीन में मौजूद होगी वो लेती रहेगी। लेकिन बाकी जितनी भी फसलें हैं उनकी मैक्सिमम जो जरूरत है वो 45 दिन से ज्यादा कोई फसल नहीं लेती फास्फोरस को। और यही फास्फोरस है जो हमारी जमीनों में, इसको हम लीचिंग डाउन इम्पैक्ट कहते हैं, यही फसल हमारी जमीनों में फिर नीचे जाके बैठ जाता है और हमारी जो जमीन है उसको सख्त कर लेता है। जब वो सख्त हो जाती है तो ऑटोमेटिकली हमारी जो फसल है, जो हमने बीज डाला है, उसकी जो जड़ें हैं वो उसी खुराक जोन तक नहीं जा सकती, क्योंकि आगे वो बहुत नरम होती है, बहुत नाजुक होती है जड़ें। इसी वजह से हम फिर हर 3-4 साल बाद, 3 साल बाद यही गहरा हल चलाते हैं ताकि जो उसका जो नीचे सख्त जमीन है वो ऊपर हो जाए और वो नरम हो जाए। अभी इसका तरीकाकार क्या है? आपने इसमें हल भी चला दिया, उसके बावजूद भी जमीन नरम हो नहीं हो रही, तो फिर हमारे पास, हमारी कंपनी के पास टारगेट फास्ट के नाम से एक, टारगेट अली अकबर के पास टारगेट फास्ट के नाम से 50 केजी एक बोरी है फी एकड़ के हिसाब से। ये इस खाद का कमाल क्या है? इसका सबसे पहले कमाल ये है कि ये आपकी जमीन को नरम करती है। जब आपकी जमीन नरम होगी तो आपने जितनी भी बीज उसमें उगने के लिए डाले होंगे उनमें से जो जड़ें निकलेगी वो ऑटोमेटिकली उस खुराक तक पहुंचेगी जहां पर खुराक मौजूद है,
उस जगह तक पहुंचेगी। अगर तो जमीन ऑलरेडी उसके लिए सख्त है तो वो कभी भी उस जगह तक नहीं पहुंच सकती। तो आप 2 के बजाय 1 बोरी टारगेट फास ले और 1 बोरी जो है उसके साथ डीएपी मिक्स करें। तो जहां पे आपका खर्चा 2 बोरियों का डीएपी का 26,000 रुपए आता है, वहां पे आपका खर्चा ऑटोमेटिकली 20,000 रुपए तक जाएगा फी एकड़ के हिसाब से। उसकी बेसिक वजह यह है कि ये जो आर्गेनो बीयूपी है, बायो आर्गेनो फास्फेट, इसमें होता है तकरीबन 15 से 20% हम जिसको कहते हैं ऑर्गेनिक मैटर, जिसको हम यही गोबर की खाद से भी तशबीह देते हैं, क्योंकि यही ऑर्गेनिक खाद होती है जो गोबर की खाद है। लेकिन ये इसको प्रोसेस करके फिर आगे हम बेचते हैं। ऐसा नहीं है कि उसी तरह उठा के हमने बोरियों में डाल दिया। 10 से 15 से 20% वो है, और इसमें 20% जो है वो फास्फोरस है, यही जो आपके उसमें है डीएपी में 20% इसमें ऑलरेडी फास्फोरस मौजूद है। तो अगर आप वही 40% फास्फोरस की 1 बोरी डीएपी की और यही 20% फास्फोरस वाली, ये इनको मिक्स करके आप डालेंगे, तो एक तो आपकी जो फास्फोरस की फी एकड़ पे जरूरत है वो भी पूरी हो जाएगी, और दूसरा इसी की वजह से आपकी जमीन का जो पीएच है, क्योंकि जो डीएपी का अपना पीएच है वो 9 है, 9.0, वो जब भी आप जमीन में डालते हैं ना तो वो आपकी जमीन का बुखार जो है उसको ऊपर कर देता है, उसको उठा लेता है, उसको ज्यादा करता है। तो इसके इस्तेमाल से आपकी जमीन का जो बुखार है, जमीन का जो पीएच है वो कम होगा, स्टेबल होगा, उसी पॉइंट्स के अंदर रहेगा, 7.5 से लेकर 8.0 तक इनके दरमियान रहेगा, बढ़ेगा नहीं, कम नहीं होगा। और फिर इसी वजह से आपके जो जमीन में जितनी भी खुराक मौजूद होगी, यही टारगेट फास उसको और मजीद खुराक उसकी बनाएगा, और वो पौधे को दस्तयाब होगी, तब तक दस्तयाब होगी जब तक उसको इस खुराक की जरूरत है अपने पैदावार के लिए। मैं हमेशा जमींदार भाई को कहता हूं, जब तक आपका अपना तजर्बा नहीं होगा, जब तक आपका अपना तज्जिया नहीं होगा, अगर आपने मेरे जैसे बहुत सारों की बातों पर अमल किया तो फिर शायद आप जो है ना जमींदार सही नहीं कर सकेंगे। अगर आपने 20 एकड़ गंदम लगानी है, अगर किसी ने 2 एकड़ गंदम लगानी है, मैं कहता हूं 1 एकड़ में जिस तरह मैंने आपसे कहा वो करें, और 1 एकड़ में जिस तरह आप करते हैं उसी तरह करें, ताकि अगले 6 महीनों में आपको पता चले कि हमने जो आपसे कहा वो ठीक था या आपने जो किया वो ठीक था। अगर आपने सारी की सारी जमीन पर, अपने सारे रकबे पर जिस तरह मैंने आपसे कहा आपने उसी तरह कर लिया, तो फिर आप अपने फर्क को कैसे कर सकेंगे? इससे पहले भी तो आप पैदावार लेते रहे हैं। ये तो हो सकता है उस वक्त आपने बीज गलत डाला हो, अभी बीज ठीक डाला हो, तभी पैदावार बड़ी हो सकता है। उस वक्त आपने खाद पूरा नहीं दिया हो पिछले साल, इस साल आपने खाद पूरा दे दिया, हो सकता है इस वजह से भी पैदावार बड़ी हो। तो पैदावार बढ़ना कोई मसला नहीं है। पैदावार कैलकुलेट आप तब कर सकेंगे कि हम करें कि यार जिस एकड़ में मैंने ट्रीट नहीं किया उसको, उसकी पैदावार इतनी आई है, मिसाल के तौर पर 10 मन आई है मिसाल के तौर पर, और जिसको मैंने इधर जो आपने कहा, मैंने कहा या हमारी टारगेट कंपनी की तरफ से आपको जो जो प्रोडक्ट मिले हैं, टारगेट फास्ट आपने इस्तेमाल किया है, और उसके साथ साथ जितनी भी मैंने आपको अवामिल बताए हैं वो आपको मिले हैं, आपने वो इस्तेमाल किया है, तो आपको फिर ही पैदावार के फर्क का पता चलेगा कि उससे कितनी पैदावार आपको हो गई और इधर से आपको कितनी पैदावार हो गई। कि हम हमेशा रिसर्च बेस पर ही दवाइयां भी ले आते हैं और अपने बीज भी जमींदार भाइयों को वही देते हैं टारगेट अली अकबर के प्लेटफॉर्म से, कि जो जमींदार भाई के 100% फायदे के लिए हो, जिस पे जमींदार भाई के एक्स्ट्रा अखराजात नहीं आते हो। जिस तरह अगर एक बीज है उस पर बहुत सारी बीमारियां आती है, ऑटोमेटिकली आप लोगों ने उसके ऊपर बहुत सारे स्प्रे करने होते हैं, तो जितना आप ज्यादा स्प्रे करेंगे उतने आपके अखराजात बढ़ेंगे। तो बीज ऐसा इस्तेमाल करें जिसपे कम से कम बीमारियां आती हो। हर सब्जी के बीज के लिए यही है कि वो बीज इस्तेमाल करें जिस पर बीमारियां कम से कम आती हो। इस दुआ के साथ कि आप लोग जहां भी रहे खुश रहे, आबाद रहे, अल्लाह ताला हम सबको मुसीबत और तकलीफों से बचाए। बारे में मैं इनविटेशन दे रहा था लोगों को, जमदारों को, तो जमदार सब यही कह रहे छोड़ यार मीटिंग, जो हमारे पुराने तरीके वही ठीक है। तो पुराने तरीके तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारे बाप दादा जो थे वो जमीन पे ही नमाज पढ़ते थे। आजकल हम कारपेट पे क्यों नमाज पढ़ रहे हैं, मार्बल पे क्यों नमाज पढ़ रहे हैं? अपने बाप दादा की तरह कच्चे मस्जिदों में और उस पे क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि दुनिया जदीद हो गई है, तो हमने भी पुरानी जिम्मेदारी छोड़ के जदीद जिम्मेदारी की तरफ आना है। अल्हम्दुलिल्लाह गुल स्प्रे सेंटर सैयद महमूद भाई के मशवरे से मैं चल रहा हूँ,
आज मेरा टेंडर लगे हुए 60 कनाल पे, जहां पे सब जमींदार तकरीबन आधे जमींदार टेंडों वाले बैठे हुए हैं, सबका टेंडर तकरीबन खत्म हो गए। आज तक अल्हम्दुलिल्लाह मेरे एक पौधे पे कोई बीमारी नहीं है, जो सामने मौजूद है। टर्बो का इस्तेमाल किए, टारगेट का और एक्विट किए, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक्यूट का इस्तेमाल और टर्बो का इस्तेमाल। कल मैंने 2 गाड़ियां इस्लामाबाद मंडी में भेजी हैं, एक अटक मंडी में, 264 बैग कल मुझे सिर्फ एक दिन में पैदावार मिली है। ये मैं सब अपने जमींदार भाइयों के लिए कह रहा हूँ कि जमींदार उस दिन आ रहे थे, जुम्मे का दिन था, और सब कह रहे थे यार आपका टिंडा क्यों ठीक है, हमारे टिंडे पे बीमारी आ गई, तो इसके लिए ट्रीटमेंट चाहिए। सिर्फ लगाना ये जिम्मेदारी नहीं है, मशवरे से जिनको पता है कि इसके लिए क्या जरूरी है। तो ये चंद बातें थी कि हमने जदीद दौर पे आना है, पुरानी जिम्मेदारी हमने छोड़नी है, क्योंकि अभी जिस तरह हर चीज में जिद्दत आ गई है, इसी तरह सीड्स में और दवाइयों में भी जिद्दत आ गई है। तो उसके साथ साथ हमने चेंज करना है और जदीद दौर पे शिफ्ट होना है।